इतिहास के कुछ अनोखे और स्ट्रेंज इवेंट्स जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 19th सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका में एक अजीब ट्रेंड पॉपुलर हो गया था जिसे ममी अनरोलिंग कहा जाता है। उस समय इजिप्ट में बहुत सारी ममीज डिस्कवर हो रही थी और लोग उन्हें सिर्फ एंशिएंट ट्रेजर या एंटरटेनमेंट का ऑब्जेक्ट समझने लगे थे। वेल्थी लोग या स्कॉलर्स ममी खरीद के पब्लिक के सामने उनकी रैपिंग खोलकर अनरोल करते थे जैसे कोई शो हो। इससे लोगों को लगता था कि वो हिस्ट्री को अपने सामने जीवित देख रहे हैं। कुछ केसेस में तो थिएटर्स या प्राइवेट पार्टीज में इनवाइट भेजे जाते थे और ऑडियंस तालियां बजाकर इसे एंजॉय करती थी। अजीब बात यह है कि इस प्रोसेस को लोग एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट प्लस एंटरटेनमेंट दोनों समझने लगे थे, लेकिन असल में ये एक तरह का कल्चरल डिसरिस्पेक्ट था क्योंकि वो असल इंसान की बॉडी थी जिसे धार्मिक और सैक्रेड रिचुअल्स के साथ प्रिजर्व किया गया था। विक्टोरियन एरा में ये ऑलमोस्ट एक फैशन बन गया था। डॉक्टर्स और कलेक्टर्स ममी का पाउडर बनाकर दवाओं में भी यूज करते थे। आज के नजरिए से देखा जाए तो ये एक हॉरिफाइंग और इनसेंसिटिव चीज लगती है, लेकिन उस टाइम के लोगों को लगता था कि ये एक एडवेंचर और नॉलेज का तरीका है। दुख की बात यह है कि इस ममी अनरोलिंग ट्रेंड की वजह से बहुत सी प्राइसलेस ममीज और उनके सीक्रेट्स हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गए। नंबर 2, 1800s के आखिर और 1900s के शुरुआत में एक नई मेडिकल टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स की डिस्कवरी हुई। ये डिवाइस प्री मैच्योर बेबीज को बचाने के लिए बनाया गया था जो बेबीज को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देता था, लेकिन हॉस्पिटल्स इस टेक्नोलॉजी को सीरियस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स को लगता था कि ये एक वेस्ट ऑफ मनी है, पर एक डॉक्टर मार्टिन कॉने ने डिसाइड किया कि अगर हॉस्पिटल्स इंक्यूबेटर्स यूज नहीं करेंगे तो वो इनको पब्लिक फेयर्स और अम्यूजमेंट पार्क्स में दिखाएंगे। इसीलिए 1896 से लेकर लगभग 1940s तक यूरोप और अमेरिका में बेबी इंक्यूबेटर एग्जीबिशन लगती थी जहां प्री मैच्योर बेबीज को ग्लास के इंक्यूबेटर्स में रखा जाता था और लोग टिकट खरीद कर उन्हें देखने आते थे। अजीब बात ये थी कि ये शोज एक तरफ एंटरटेनमेंट थे और दूसरी तरफ लाइफ सेविंग मेडिकल सेंटर्स। मार्टिन ने इस तरीके से हजारों प्री मैच्योर बेबीज की जान बचाई। जो पेरेंट्स इसे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये फ्री था क्योंकि पैसे लोगों की टिकट से आ रहे थे। एक एस्टिमेशन के मुताबिक उन एग्जीबिशंस में रखे गए बेबीज में से 85% से ज्यादा बच्चे सरवाइव कर गए, जबकि उस वक्त हॉस्पिटल्स में सर्वाइवल रेट बहुत ही कम था। आज इंक्यूबेटर्स हर NICU का हिस्सा है, लेकिन इनकी शुरुआत एक तरह के कार्निवल अट्रैक्शन के रूप में हुई थी। नंबर 3, 16th सेंचुरी के आसपास जब पोर्चुगीज मिशनरीज जापान आए तब वहाँ क्रिश्चियनिटी काफी तेजी से फैलने लगी थी, लेकिन 1600s में टोकुगावा शोगुनेट ने क्रिश्चियनिटी को अपने लिए एक थ्रेट माना और उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद जो भी लोग अपनी क्रिश्चियन फेथ प्रैक्टिस करते पकड़े जाते उनको बहुत ही दर्दनाक सजा दी जाती थी। उनमें से एक पनिशमेंट क्रूसिफिकेशन था, लेकिन ये क्रूसिफिकेशन यूरोप वाले तरीके से थोड़ा अलग था। इसमें विक्टिम्स को एक क्रॉस जैसी वुडन स्ट्रक्चर पर बांध दिया जाता था, फिर उन्हें एक लंबे भाले से चुभोया जाता था। कभी कभी उन्हें उल्टा लटका दिया जाता या फिर स्लो डेथ के लिए छोड़ा जाता। सबसे अजीब बात यह थी कि जापान में क्रूसिफिकेशन सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही नहीं बल्कि क्रिमिनल्स और विद्रोहियों को भी दिया जाने लगा था। मतलब ये एक तरह का पब्लिक एग्जीक्यूशन था जहाँ लोगों को सबके सामने इस तरीके से सजा दी जाती थी ताकि दूसरे लोग डरकर रूल फॉलो करें। ये प्रैक्टिस 17th से 19th सेंचुरी के बीच तक चलती रही और इसने जापान के हिस्ट्री में एक बहुत ही डार्क चैप्टर लिखा। नंबर 4, विक्टोरियन एरा के दौरान एक अनयूजुअल आर्ट पॉपुलर हो रहा था जिसे हेडलेस पोर्ट्रेट्स कहा जाता है। उस टाइम फोटोग्राफी नई नई चीज थी और लोग अपने फोटोज को आर्टिस्टिक और ड्रामेटिक बनाना चाहते थे। अजीब बात ये थी कि कुछ लोग अपने फोटोज में ऐसे पोज खिंचवाते थे जैसे उनका सर कटा हुआ हो। फोटोग्राफर्स डबल एक्सपोजर, क्लेवर पोजिशनिंग और डार्क रूम एडिटिंग का यूज करते थे। इससे फोटो में लगता था कि
इंसान का सर अलग है। विक्टोरियन एरा के लोग इसे एक नॉवेल्टी और शॉक वैल्यू के रूप में पसंद करते थे। जैसे आज के टाइम में लोग फोटोशॉप या हॉरर फिल्टर्स यूज करते हैं, उस जमाने में लोगों को ये एक फन और थोड़ा एंटरटेनमेंट लगता था। नंबर 5, 20th सेंचुरी के शुरुआत में मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए एक अजीब सर्जरी की जाती थी जिसे लोबोटॉमी सर्जिकल प्रोसीजर कहा जाता था। इस सर्जरी में ब्रेन के फ्रंटल लोब के कुछ कनेक्शंस कट किए जाते थे ताकि पेशेंट को शांत किया जा सके। अजीब बात ये थी कि इसे एक मिरेकल क्योर माना गया और डॉक्टर्स इसे एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन मूड स्विंग तक के लिए प्रिस्क्राइब करने लगे। 1935 में पोर्चुगीज न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनियो एगास मोनिस ने सबसे पहले लोबोटॉमी इंट्रोड्यूस की और इसके लिए उन्हें 1949 में नोबेल प्राइज तक मिल गया। लेकिन इसकी असल कहानी बहुत ही डार्क थी। जब अमेरिकन डॉक्टर वॉल्टर फ्रीमन ने इस प्रोसीजर को पॉपुलर किया तो उन्होंने इसे और भी क्विक और सिंपल बना दिया। उनका फेमस आई स्पीक लोबोटॉमी मेथड था जिसमें लिटरली एक शार्प रॉड को पेशेंट की आंख के सॉकेट से डालकर ब्रेन के टिश्यूज कट किए जाते थे। शॉकिंगली ये प्रोसीजर कभी कभी डॉक्टर्स के ऑफिस या फिर स्टेज शो में पब्लिक के सामने भी किया जाता था। हैरान करने वाली बात ये थी कि अमेरिका और यूरोप में 40,000 से ज्यादा लोगों पर ये ऑपरेशन किया गया। पेशेंट्स में सोल्जर्स, वुमेन और कभी कभी बच्चे तक शामिल थे। सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट काल्म हो गए, लेकिन ज्यादातर लोगों की पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गई। वो या तो परमानेंटली डिसेबल हो गए या ज़ॉम्बी लाइक स्टेट में चले गए। बहुत लोगों की तो डेथ तक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर्स इंसान के दिमाग को एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ट्रीट कर रहे हों। ये मेडिकल साइंस का एक डार्क चैप्टर था। 1950s के बाद जब मेडिसिन्स आई तो लोबोटॉमी धीरे धीरे बंद हो गई। आज इसे एक हॉरिफिक मिस्टेक माना जाता है। नंबर 6, इंग्लैंड के डॉर्सेट काउंटी में एक पुराना हाउस है जिसे बैटिस्कुम मैनर कहा जाता है। 17th से 18th सेंचुरी के आसपास इस घर के मालिक ने एक इंस्लेव सर्वेंट को अफ्रीका से लेकर आए थे, पर किसी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक विश की कि उसकी बॉडी को उसके होमलैंड वापस भेज दिया जाए, पर फैमिली ने उसकी बात इग्नोर कर दी और उसे हाउस के आसपास ही दफन कर दिया गया। हैरान करने वाली बात ये हुई कि इसके बाद मैनर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहा कि रात को कब्र से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। साथ ही घर के अंदर भी डिस्टरबेंस होते थे। लोकल लोगों ने कहा कि अगर उसकी बॉडी को डिस्टर्ब किया या स्कल को मैनर से बाहर ले गए तो और भी बड़ी मुसीबत आएगी। इसीलिए एक वक्त पर सिर्फ उसका स्कल मैनर में रखा गया। तब से उसे स्क्रीमिंग स्कल कहा जाने लगा। आज भी उसका स्कल बैटिस्कुम मैनर में ही रखा है और लोकल्स इसे एक श्राप के रूप में याद करते हैं। नंबर 7, 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था तो दुनिया ने सोचा कि इंसान ने एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इवेंट कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मून लैंडिंग कभी हुई ही नहीं थी। अजीब बात यह है कि उन्होंने जो पॉइंट्स दिए वो सच में काफी शॉकिंग थे। जैसे एस्ट्रोनॉट्स ने जो अमेरिकन फ्लैग लगाया था वो वैक्यूम में हिल कैसे रहा था, जबकि चंद्रमा पर हवा तो होती ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एस्ट्रोनॉट्स सच में स्पेस में थे तो बैकग्राउंड में स्टार्स दिखने चाहिए थे, लेकिन हर फोटो में आसमान बिल्कुल खाली था। शैडो और लाइट्स भी उनको सस्पिशियस लगे, जैसे किसी स्टूडियो के स्पॉटलाइट से बनाए गए हों। हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ लोगों का मानना था कि 1960s की टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा काम करना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए वो कहते हैं कि सब कुछ एक हॉलीवुड स्टाइल सेट पर फिल्म किया गया था, सिर्फ कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को दिखाने के लिए कि अमेरिका जीत गया। दूसरी तरफ नासा का कहना था कि एस्ट्रोनॉट्स वापस 382 किलो मून रॉक्स लाए थे जो धरती के किसी भी पत्थर से बिल्कुल अलग थी। हालांकि इसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि मून लैंडिंग एक ड्रामा था, जबकि साइंटिस्ट और सबूत इसे 100% सच मानते हैं। वैसे इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।